हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह की प्रकृति है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा ऑप्शन ए है संविदात्मक, ऑप्शन बी है हमारा धार्मिक, ऑप्शन सी है हमारा नैतिक, ऑप्शन डी है हमारा सामाजिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धार्मिक। हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है। हिंदू विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955 में आया। कब आया? सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। हमारा अगला क्वेश्चन है वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन बी है हमारा सोशल वर्क, ऑप्शन सी है हमारा सोशल बायोलॉजी, ऑप्शन डी है हमारा जीनियोलॉजी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जेरेंटोलॉजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है वह जेरेंटोलॉजी कहलाता है। यह वृद्धावस्था के जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शरीर का वजन कम करने में सहायक नहीं है? जिस क्वेश्चन में नहीं हो उस क्वेश्चन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर हम नहीं वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा व्यायाम, ऑप्शन बी है हमारा वसा का सेवन, ऑप्शन सी है हमारा सूप का सेवन, ऑप्शन डी है हमारा कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वसा का सेवन। यदि हम अधिक फैट कंज्यूम करेंगे तो इससे हमारा मोटापा बढ़ेगा, ना कि हमारे शरीर का वजन कम हो जाएगा। और अधिक अगर मोटापा बढ़ गया हमारे शरीर का तो हमें थायराइड तथा डायबिटीज जैसे और गंभीर बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी अथवा शक्कर में पाए जाने वाले कार्बोज के अणु किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा फाइबर तथा लैक्टोज, ऑप्शन बी है हमारा सेलुलोज, ऑप्शन सी है हमारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है हमारा स्टार्च तथा माल्टोज। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। तो शक्कर में पाए जाने वाले कार्बोज के अणु ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा काटना, ऑप्शन बी है धोना, ऑप्शन सी है हमारा छिलके उतारना, ऑप्शन डी है हमारा उबालना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोना। हमें सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। अगर सब्जियों को काट कर धुलेंगे तो उसके पोषक तत्व पानी में घुल जाएंगे। और सब्जियों के जो छिलके होते हैं ना, उसको जितना हो सके उतना पतला ही छीलना चाहिए, क्योंकि छिलके के नीचे ही विटामिन एवं मिनरल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है हमारा जनवरी 2020, ऑप्शन बी है हमारा जनवरी 2021, ऑप्शन सी है हमारा फरवरी 2020, ऑप्शन डी है हमारा फरवरी 2021। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2021। कोविड-19 का पहला टीका भारत में जो दिल्ली में एम्स के सफाई कर्मी है उनको लगाया गया। उनका नाम है मनीष कुमार। मनीष कुमार को कोविड का पहला टीका लगाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है हमारा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है हमारा गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है हमारा नीति आयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जैसा कि इसमें क्वेश्चन से ही नजर आ रहा है, इसमें टीकाकरण है और टीकाकरण हमेशा स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय टीकाकरण द्वारा प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
तो हेपेटाइटिस को हम जॉन्डिस तथा पीलिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए है हमारा जिगर, ऑप्शन बी है हमारा तिल्ली, ऑप्शन सी है हमारा अग्नाशय, ऑप्शन डी हमारा छोटी आंत। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिगर, यानी कि जिगर को हम लीवर भी कहते हैं। हेपेटाइटिस से हमारा लीवर प्रभावित हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है हमारा 4 फरवरी, ऑप्शन सी है हमारा 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है हमारा 31 मई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरह हम देख लेते हैं 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को हमारा मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 4 फरवरी को मनाया जाता है हमारा विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। और इसी तरह हमारा 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। तो हमारा 1 दिसंबर को हो गया हमारा एड्स दिवस, 4 फरवरी को हो गया हमारा विश्व कैंसर दिवस, 24 अक्टूबर को है हमारा विश्व पोलियो दिवस, 31 मई को है हमारा विश्व तंबाकू दिवस। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से हमारा होता है, पहला होता है हमारा मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है हमारा डाइसैकेराइड, तीसरा होता है हमारा पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है हमारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, तथा डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है हमारा सुक्रोज, माल्टोज, देन लैक्टोज। इसी तरह हमारा पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा स्टार्च तथा ग्लाइकोजन। तो हमारा मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा, इसको हम शॉर्टकट के नाम से, शॉर्टकट से भी याद कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड में हमारा आ जाएगा GF, यानी कि G से हो जाएगा हमारा ग्लूकोज, F से हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड में आ जाएगा हमारा SML, H से हो जाएगा हमारा सुक्रोज, M से हो जाएगा हमारा माल्टोज एंड L से हो जाएगा हमारा लैक्टोज। इसी तरह P यानी कि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा हमारा S और G, S से हो जाएगा हमारा स्टार्च, G से हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजन। तो इस तरह से हमारे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ का पूर्ण स्नेह मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 5 अगस्त 2016 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम 5 अगस्त 2016। और यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, माँ का पूर्ण स्नेह इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य रखा गया, तथा मुख्य उद्देश्य भी बोल सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका रखा गया स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए। यह कार्यक्रम 5 अगस्त 2016 को शुरू किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल किन 2 तत्वों से मिलकर बना है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हमारा हाइड्रोजन तथा कार्बन, ऑप्शन सी है हमारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, हमारा ऑप्शन डी है ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। हमारा जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु होते हैं तथा ऑक्सीजन का इसमें 1 परमाणु होते हैं, तथा हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो जल 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। उपयुक्त मत किसका है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन बी है हमारा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है हमारा मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही बताया सामाजिक परिवर्तन सरल से जटिल की ओर, ये हमारा की पॉइंट बन जाएगा, सरल से जटिल की ओर। मतलब हमारे सामाजिक परिवर्तन सरल से जटिल की ओर होते हैं, ना कि जटिल जटिल से सरल की ओर, और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। ये किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1995 ईस्वी में, ऑप्शन बी है हमारा 1997 ईस्वी में, ऑप्शन सी है हमारा 1996 ईस्वी में, ऑप्शन डी हमारा 1999 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार की योजना 1999 ईस्वी में शुरुआत की गई इसकी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी का निवारण करना। जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, स्वरोजगार मतलब लोगों को रोजगार देना, और लोगों को रोजगार देकर उनकी गरीबी का निवारण करना, मतलब उनकी गरीबी को दूर करना। यह स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का लक्ष्य रखा गया था, और यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी सन 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है हमारा 10 किलो, ऑप्शन बी है हमारा 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है हमारा 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है हमारा 4 किलो कैलोरी। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 किलो कैलोरी। 1 ग्राम अल्कोहल से हमें 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल के सेवन से हमारी किडनी, लीवर, फेफड़े खराब हो जाते हैं तथा कैंसर जैसे गंभीर रोग हमें हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन दिया हुआ है हमारा उबालना यानी कि बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गहरी विधि द्वारा तलना यानी कि डीप फ्राइंग, जिसमें हम कचौड़ी, पूड़ी ये सब तलते हैं, ऑप्शन सी हमारा खदकना यानी कि सिमरिंग, जिसमें हम अपनी सब्जी खदकाते हैं, ऑप्शन डी हमारा वाष्प द्वारा पकाना यानी कि भाप द्वारा पकाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाष्प द्वारा पकाना। तो भोजन पकाने की सबसे सर्वोत्तम विधि वाष्प द्वारा पकाना को माना गया है। वाष्प द्वारा पका भोजन हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वाष्प द्वारा पका भोजन बहुत अच्छा माना जाता है। उबालने में भी भोजन की पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है तथा गहरी विधि द्वारा तलने में सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं। खदकने में भी हमारे विटामिन और मिनरल्स नष्ट होते हैं। वाष्प द्वारा पकाने में हमारे भोजन के पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर नष्ट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हमारे इसमें। ऑप्शन ए है हमारा शैशवावस्था, ऑप्शन बी है हमारा किशोरावस्था, ऑप्शन सी है हमारा बचपन, ऑप्शन डी है हमारा प्रौढ़ावस्था। तो संवेगात्मक क्रांति ये हमारा किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। तो हम समझ लेते हैं संवेगात्मक क्रांति का अर्थ क्या होता है। संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों से पूर्ण परिवर्तन। क्या हो जाएगा हमारा संवेगात्मक क्रांति का अर्थ? संवेगों में पूर्ण परिवर्तन। संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों की पूर्ण स्थापना। नए संवेगों की पूर्ण स्थापना क्या कहलाता है हमारा? संवेगात्मक
क्रांति कहलाता है। और स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव तथा तूफान की अवस्था भी कहा गया है। उन्होंने किशोरावस्था को तनाव, तूफान की और संघर्ष की अवस्था भी कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसका कथन है। इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए हमारा वुडवर्थ, ऑप्शन बी हमारा एनास्टोसी, ऑप्शन सी हमारा रॉस, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ। वातावरण को बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ ने बताया कि व्यक्ति धीरे धीरे वातावरण में समायोजित कर पाता है। वातावरण जो कि हमारा आसपास का चारों तरफ का पर्यावरण होता है, वातावरण कहता है। और वातावरण एक कैसी शक्ति है? बाहरी शक्ति है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ। इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, वातावरण है, बाहरी शक्ति है, बाहरी शक्ति वुडवर्थ, वर्थ आ रहा है बाहरी शक्ति, तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे इसमें। ऑप्शन ए हमारा बीसीजी, ऑप्शन बी हमारा डीपीटी, ऑप्शन सी हमारा एचआईवी, ऑप्शन डी हमारा चिकन पॉक्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बीसीजी। तो बीसीजी का टीका जो होता है वो नवजात शिशु को सबसे पहले ही लगाया जाता है। और जो ट्यूबरक्लोसिस को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से यह रोग होता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आराम से फैल सकते हैं छुआछूत के माध्यम से, और यह सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। और इस रोग को यक्ष्मा, दमा तथा तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही भयंकर रोग होता है। इस रोग से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 8 मार्च, ऑप्शन बी हमारा 5 जून, ऑप्शन सी है हमारा 1 दिसंबर, ऑप्शन डी हमारा 1 नवंबर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एचआईवी के प्रति लोगों को जागरूक करना। और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को हर वर्ष यह मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 22 अप्रैल। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में, यानी कि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मिनीमाता, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अस्थमा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इटाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा डर्मेटाइटिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इटाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो रोग होता है इसमें अस्थियों तथा जोड़ों में दर्दनाक बीमारी होती है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसमें? जॉइंट्स में और अस्थियों में। कैडमियम की अधिकता से लीवर तथा फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। किसमें कैंसर हो जाता है? लीवर तथा फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। तो कैडमियम की धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इटाई नामक रोग हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे। ऑप्शन ए है हमारा हड्डी, ऑप्शन बी है हमारा गुर्दा,
ऑप्शन सी है हमारा दिल, ऑप्शन डी है हमारा फेफड़े। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हड्डी। जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, ये रोग बुजुर्ग लोगों में ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि उनकी हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं, पोर्स मतलब उनकी हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं उनकी हड्डियां, जिससे जरा से भी तनाव पड़ने पर बुजुर्ग लोग की हड्डियों में तुरंत फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनकी अस्थियां जो होती हैं बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित रोग है। ये किसमें होता है? ये बुजुर्ग लोगों में होता है। किसमें होता है ये? बुजुर्ग लोग यानी कि ओल्ड एज पीपल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है हमारा अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी हमारा एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब विकास जो होता है कभी समाप्त नहीं होता है। कहा जाता है विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। विकास कब तक होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। विकास जो है जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं है। तो कहा गया है कभी समाप्त नहीं होता है। तो क्या चीज की भावना आ रही है इसमें? निरंतरता, मतलब निरंतर चलता रहता है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा हमारा, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में विभाजित या बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा 3, ऑप्शन सी है हमारा 4, ऑप्शन डी है हमारा 5। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2। यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग इसमें कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होगा हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं हमारे विटामिन बी एंड विटामिन सी, तथा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। हम इनको शॉर्ट में याद करने के लिए ऐसे भी पढ़ते हैं वसा। वसा क्या होता है? हमारा फैट यानी कि घी। तो घी में क्या चला गया? कीड़ा। घी में क्या चला गया? हमारा कीड़ा, KEDA। फिर हम इनको सीक्वेंस से लगा लेते हैं, लेंगे। जैसे कीड़ा की हो गई KEDA, तो इसको हम बाद में इसको सीक्वेंस लगाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। ये किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। तो वसा में घुलनशील, और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंगारू पद्धति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हमारा प्रसव से, ऑप्शन बी है हमारा प्रसव पूर्व व्यायाम से, ऑप्शन सी है हमारा माँ और नवजात शिशु से, ऑप्शन डी है हमारा प्रसव पश्चात शिशु की अवस्था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माँ और नवजात शिशु से। कंगारू पद्धति जो होती है वो नवजात शिशु के गर्म रखने का तरीका होता है, जिससे नवजात शिशु को गर्मी मिल सके, और नवजात शिशु के माँ के साथ इस प्रकार से रखा जाता है कि दोनों की, माँ और बच्चे दोनों की त्वचा संपर्क में आए। कंगारू पद्धति में क्या करते हैं कि जो नवजात बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसमें माँ के उसको गले से चिपकाया जाता है उल्टा करके बच्चे को। तो इस पद्धति को कहते हैं कंगारू पद्धति। इससे माँ और बच्चे में लगाव भी होता है और बच्चे को गर्माहट भी मिलती है। तो कंगारू पद्धति किससे संबंधित है? कंगारू पद्धति माँ और नवजात शिशु से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है? इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा आयरन, ऑप्शन बी है हमारा सोडियम, ऑप्शन सी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन डी है हमारा फास्फोरस। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। यानी कि फास्फोरस तत्व शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस उम्र तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 6 माह, ऑप्शन बी है हमारा 12 माह, ऑप्शन सी है हमारा 9 माह, ऑप्शन डी है हमारा 15 माह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 माह।
यानी कि बच्चे को हमें जन्म से लेकर 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। क्या दिया है? सिर्फ माँ का दूध। यानी कि बच्चे को ना तो पानी पिलाना चाहिए, ना ही शहद चटाना चाहिए, सिर्फ उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध ही बच्चों के लिए पर्याप्त रहता है। माँ के दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है, जो कि बच्चे के लिए सही आहार रहता है। माँ के दूध से बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सकता है। बच्चा जल्दी जो बीमार होता है ना, जो बच्चे बाहर का दूध पीते हैं वो बच्चे अक्सर देखा गया है कि जल्दी बीमार होते हैं। तो इसलिए ही कहा गया है, WHO ने भी कहा है कि 6 माह तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, ICDS की योजना शुरू की गई थी। ICDS की योजना कब शुरू की गई थी? हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन ए है हमारा 1973, ऑप्शन बी है हमारा 1974, ऑप्शन सी है हमारा 1975, ऑप्शन डी है हमारा 1970। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1975। तो जो ICDS योजना की शुरुआत थी वो की गई थी 2 अक्टूबर 1975, यानी कि 2 अक्टूबर 1975 यानी कि गांधी जयंती के बर्थडे वाले दिन शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को ICDS योजना की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है हमारा शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है हमारा समाज में जागरूकता फैलाकर, ऑप्शन सी है हमारा गरीबी को कम करके, ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या आज के टाइम पे गंभीर बीमारी ही मान लो, जैसे कि जनसंख्या आज के टाइम पे बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? इसका नियंत्रण हम लोगों को शिक्षित करके भी कर सकते हैं, पूरे समाज को जागरूकता फैलाकर, पूरे समाज को यदि हम जागरूक करें कि जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाना कितना जरूरी है और किस तरीके से हम रोक लगा सकते हैं, और गरीबी को कम करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि लोगों में शिक्षा का बढ़ावा देकर, समाज में जागरूकता फैलाकर, गरीबी को कम कर, इन सभी उपायों से हम जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।